नमस्कार। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो उन्होंने एक अंग्रेजी का फ्रेज इस्तेमाल किया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हिंदी में इसका तर्जुमा किया गया तो अनुप्रास अलंकार में नजर आया सहकारी संघवाद। मोदी जी के जो बैकरूम बॉयज हैं, उनको अनुप्रास अलंकार अंग्रेजी या हिंदी में लगाने का बहुत शौक होता है और सारे भाजपा को ये शौक है। तो कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन आप गौर से देखें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कुछ नमूने हम बताते हैं। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि किस तरह जिग्नेश मेवाणी ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया था प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो असम की पुलिस उसे उठा के ले गई। और उठा के ले गई, वहां जब जज ने जमानत दे दिया, जब वहां पे जमानत हो गई, तो बाहर निकला तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया और ये कह के कि छेड़खानी कर रहा था महिला दरोगा के साथ, जबकि इसका जिक्र बिल को का विरोध करते समय पुलिस ने नहीं किया था। जिग्नेश मेवाड़ी को पता चला कि वो छेड़खानी भी करता है महिला दरोगा से, वो भी असम में जाके जब वो गिरफ्तार करने के लिए टीम के साथ जाती है, दोबारा फिर पकड़ लिया गया। अब आप गौर कीजिएगा, बारपेटा के जज ने धज्जी उड़ा दी सरकार की, ये कहते हुए कि आप पुलिस का ये राजनीतिक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ताकत का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप इसका पॉलिटिकल मिसयूज करें। इसको एक्सपंज कराने के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट गई के साथ ये कमेंट, और हाई कोर्ट ने बड़े गर्व से कहा कि बिल्कुल सही है, ये अपना जज अपना सीमा लांघ रहा है। और ये कह के उसने जज को बहुत डांटा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक नमूना आपने यहां देखा। इस हफ्ते बीजेपी के यहां रोल रिवर्सल हो गया है। बीजेपी के एक लड़के ने, जिसने, याद होगा आपको कि जब आप पार्टी बन रही थी और प्रशांत भूषण वगैरह उसमें सब लोग थे, तो एक सिख युवा ने उनके ऊपर स्याही फेंक दिया और बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि बीजेपी को ऐसा ही लोग तो चाहिए। तो वही लड़का अभी अरविंद केजरीवाल के यहाँ जब घर पे हमला हुआ, तो ये वही लड़का था, वही सिख युवा था। और अभी एक ट्वीट करके उसने अरविंद केजरीवाल को कहा कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। खतरनाक स्टेटमेंट था। इस पे आपकी पंजाब सरकार को गुस्सा आ गया। जरा देखिएगा रोल रिवर्सल। अगर मोदी जी के खिलाफ बोलने पे किसी अपोजिशन के जिग्नेश मेवाड़ी ने कुछ कहा, तो असम के किसी बीजेपी के नेता को गुस्सा आ सकता है, तो आप पार्टी के किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है तो क्या गलत है साहब? तो वो पंजाब में गुस्सा आया, पुलिस ने उठी एक दिन और आके इस युवा को गिरफ्तार किया। सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस है, लेकिन चूंकि लॉ आप इज्जत करे तो है, नहीं है तो नहीं है, लिहाजा सीआरपीसी के दो प्रोविजंस है, सेक्शन 48 और सेक्शन 79। एक में यह है कि वारंट लेके आप अपने यहाँ के जज से, और उसको तामील करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पुलिस को कि इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। इसका एक बाजाबता तरीका होता है कि वो वारंट लेके जाता है, उस वारंट को वहां के थाने में इंडोर्स कराता है, इंडोर्स करा के वहां की पुलिस की अगर जरूरत है तो लेके जाता है। लेकिन इसका एक प्रोविजन और है कि अगर मान लीजिए कि पीछा करते हुए आप अपराधी का जा रहे हैं, तो उस समय आप ना तो वारंट लेंगे ना पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पहले तो चोर पकड़ेंगे या हत्यारा पकड़ेंगे या आतंकवादी पकड़ेंगे। आप ऐसा तो है नहीं पहले थाने चले जाए। तो ये प्रोविजन शब्द लिखा है पीछा करते हुए। अब जाहिर है कि वो युवा बीजेपी का अगर यहाँ बैठा था तो पुलिस पीछा करते हुए नहीं आई थी,
उसको बाकायदे वहां से वारंट लेके आना था, वारंट लेके आके यहाँ पे थाने पे बताना। लेकिन अगर थाना बता देती तो पुलिस वाले भगा देते इसको, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी की पुलिस है, यहाँ तो अपनी पुलिस है, क्योंकि केंद्र सरकार की पुलिस है। तो आप देखिए जरा अपनी पुलिस का किस तरह खेल हो रहा है। असम में अपनी पुलिस थी, पकड़ लिया। यहाँ पे अपनी पुलिस थी तो आपके सरकार की जो पुलिस है पंजाब की, उसको डर था कि इनकी पुलिस तो नहीं सहयोग देगी, तो चुपचाप उठाने आई। अब जब उठा के ले जा रही थी तो उसके पिता ने बीजेपी के अध्यक्ष को बताया, अध्यक्ष ने फौरन किया, और जानते ही हैं कि अब सैया कोतवाल हैं तो फिर क्या दिक्कत है। लिहाजा केंद्र सरकार इमीडिएटली हरकत में आई और दिल्ली पुलिस ने पूरी नाकेबंदी की। पता लगा कि वो तो हरियाणा पहुंच गए, लेकिन हरियाणा में भी अपनी ही पुलिस थी। अगर वहां पे राजस्थान की पुलिस होती, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, तो अपनी पुलिस ना होती। लेकिन हरियाणा में तो अपनी पुलिस है, हरियाणा पुलिस ने घेर लिया इस पुलिस टीम को। तब तक दिल्ली पुलिस पहुंची और इसको छुड़वा के ले आई और उनके ऊपर अपहरण का मुकदमा भी किया। ऐसा बताते हैं कि उनको डिटेन भी किया, लेकिन खैर वो तो बात की बात है। तो ये अपनी पुलिस का खेल हो रहा है। मतलब कि अपनी पुलिस होगी तो हम सब कुछ करेंगे, हम असम से उठा के असम की पुलिस आके ले जाएगी। लेकिन अपनी पुलिस नहीं है तो आपकी पुलिस आके आपको गिरफ्तार करेगी। इस देश में हो क्या रहा है? हमारी पुलिस, उसकी पुलिस। आप पश्चिम बंगाल में आपने देखा सीबीआई छापा मारने की गई तो वहां के एक बड़े पुलिस अधिकारी के फेवर में वहां की पुलिस आके सीबीआई वालों को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? इसमें कोऑपरेशन छोड़ के सब कुछ है, और कोऑपरेशन है तो अपनी अपनी पुलिस के साथ है। अपनी पुलिस होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह अपनी पुलिस आई हरियाणा में, और घेर के उन्होंने पंजाब पुलिस से छुड़वा लिया इस युवा को। इस युवा का भविष्य बहुत अच्छा है। आगे आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये कानून बनाएगा, विधायक बनेगा, संसद जाएगा, क्योंकि वो अपनी पुलिस के उसमें है ना, सुरक्षा में। लिहाजा वो निकल जाएगा। और आपकी पुलिस जो पंजाब की पुलिस है, उसको देखिए कि उसने सीआरपीसी की एक नई डेफिनेशन निकाली और सीधे उस आके उठा ले गया। हालांकि परंपरा यही है कि वहां की पुलिस को बताया जाता है, लेकिन अगर पुलिस बायस्ड है, ये क्यों डिस्ट्रस्ट हो रहा है? दो पुलिस की जो दोनों कानून का पालन करती है, वही आईपीसी है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अपनी पुलिस उनकी पुलिस में बदल जाता है। असम की पुलिस का तरीका कुछ और होगा। तो ये किस तरह का हम गवर्नेंस दे रहे हैं? आपने देखा कि अपनी पुलिस थी तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट चीखता रह गया, स्टे कर दिया ऑपरेशन पे। लेकिन आपने देखा कि किस तरह वहां पे बुलडोजर चलते रहे, कुछ घंटे चलते रहे, तो क्योंकि अपनी पुलिस थी। तो इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा तो गया था, लेकिन आज हकीकत यह है कि कोऑपरेशन छोड़ के सब कुछ हो रहा है। और इसको हम कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, देश बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक तो ये पक्ष है कि आप इसे गौर करें कि किस तरह का ये कोऑपरेटिव, आपने क्या कहा था और आज आप कर क्या रहे हैं। यूपी की पुलिस जिस तरह से वो कर रही है, आपने देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसको खींच के पकड़ के ले आओ। तो कलेक्टर साहब को पेश होने को आदेश दिया गया है कि इसको पकड़ के ले आओ। तो ये स्थितियां बन रही हैं पूरे देश में, सेंटर स्टेट रिलेशन। आपने देखा कि अपनी पुलिस के भरोसे पे एक तथाकथित पत्रकार, तथाकथित इसलिए कि मैं उन्हें पत्रकार नहीं मानता, जो अनबायस्ड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, अनबायस्ड अटरेंसेस नहीं करते हैं। तो एक किसी चैनल का एंकर राजस्थान की पुलिस को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें कांग्रेस को उसने दोष दिया था एक मंदिर गिरने का, मंदिर को ढाए जाने का, और लिंक किया था उसको कि यहाँ पे मस्जिद गिराई गई तो वहां पे उसने गिरा दिया, ये कहा। जाहिर है कि ये कहा तो वहां की पुलिस नाराज होगी, उसने मुकदमा किया। पुलिस ने मुकदमा किया। अभी 2 दिन पहले नोएडा जब गिरफ्तार करने आई तो यही प्रक्रिया उसने ली, थाने को बताया, और जैसे ही थाने को बताया वो साहब गायब हो गए।
क्योंकि पुलिस वालों ने उनको बता दिया कि तुम निकल जाओ, राजस्थान की पुलिस आई है। कितना बढ़िया कोऑपरेशन है, कितना बढ़िया फेडरलिज्म है। उनकी पुलिस, हमारी पुलिस, अपनी पुलिस, ये इस देश में हो रहा है। तो इसे आप लोग गौर से देखें और इसे समझने की कोशिश करें कि हम कहां आ गए हैं। गवर्नेंस का ये कौन सा मॉडल है। हमें कुछ करना है तो हम कुछ करके अपनी पुलिस के पास चले जाएंगे, तो वो हमें बचा लेगी, उनकी पुलिस हमें पकड़ लेगी। क्या हो रहा है इस देश में। एक तो पहला पक्ष ये है, लेकिन आज हमने इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखा है जितना कि आपको एक बहुत गंभीर बात बताने जा रहे हैं। 20 साल से, बल्कि यूं कहिए कि करीब 30 साल से बीजेपी के स्पिन डॉक्टर्स चीख चीख के बता रहे हैं, इनके मिनिस्टर्स चीख चीख के बता रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी देश में बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे भारत में। आपको याद है, एक मंत्री हैं बिहार के, गिरिराज किशोर, हर तीसरे दिन वो कहते हैं और हर तीसरे दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है। उनका ज्ञान इतना सीमित है और पूरे बीजेपी का संघ का ये एक स्टेटेड पोजीशन है, स्टॉक एजम्पशन है कि साहब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और इस देश में अगर ये रहा तो 50 साल में कितना बढ़ गई और कितना। अभी एनएफएचएस 5th राउंड आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस, ये 5th राउंड है। करीब 4-4 साल पे ये होता है। 4th राउंड और 5th राउंड अगर आप गौर से देखेंगे तो देश में अगर एक कम्युनिटी है जिसने अपनी पॉपुलेशन फास्टेस्ट कम की है, सबसे तेजी से कम की है, वो मुस्लिम कम्युनिटी। सबसे फास्ट अगर किसी ने कम की है अपनी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। और ये आज से नहीं है, 2011 का जब आया था तब भी इनका जो रेट ऑफ डिकेडल ग्रोथ रेट था वो सबसे ज्यादा कम था, मतलब सबसे तेजी से कम हुआ था 2000 के मुकाबले। 2011 का अगर आप देखेंगे, 2001-2 के सेंसस और 2011-12 के सेंसस में अगर आप देखेंगे तो उस समय ये बात सही है कि मुसलमानों का अभी भी ज्यादा है, लेकिन पिछले 20 सालों में जितनी तेजी से मुसलमानों ने अपनी आबादी का प्रतिशत घटाया है, जितनी तेजी से मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, उतना किसी भी कम्युनिटी का नहीं हुआ। कि ये क्या शो करता है, वो क्या कर रहे हैं, वो आबादी बढ़ा रहे हैं कि वो आबादी कम कर रहे हैं और आपसे ज्यादा तेजी से कम कर रहे हैं। बल्कि हकीकत यह है कि आप अपने वर्ग में दलित या ट्राइबल से तुलना करेंगे तो मुसलमानों के महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट हर 10वें साल जो 10 साल में होता है, उसमें बेहद कमी आई। अब आपको इसे आंकड़े से हम बताते हैं कितना कम हुआ है। आप ताज्जुब करेंगे, चूंकि आंकड़े हैं थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस रेट से ये कम हुए हैं। और ये थोड़ा गंभीर है, इसलिए इसको थोड़ा तेजी से आप और से ध्यान दें। पूरे देश में अगर आप देखें तो दो एनएफएचएस 4th जो 15-16 में हुआ था, 2015-16 में, उसके बाद 4 साल बाद 2019-21 में हुआ, बीच में 1 साल कोरोना की वजह से वो बाधित रहा, तो 19 और 21 के बीच में ये किया गया और 15-16 में एनएफएचएस 4 हुआ था, ये 5th है। इन 4-5 वर्षों में पूरे देश की महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट होता है कि एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, पूरे देश में ये 2.2 से 2.1 पे आ गया है। और हकीकत ये है कि 2.1 का मतलब हुआ कि अब पॉपुलेशन हमारी घटने लगी है, बढ़ने की जगह घटने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, कि कितने मरे और कितने पैदा हुए। अगर इसका रेट देखेंगे आप तो हमारा पॉपुलेशन भारत का अब घटने के प्रोसेस में है। अब साल दर साल ये घटता जाएगा और ये हमेशा यही प्रक्रिया बनती है, ये घटता जाएगा। अब इसमें देखिए, ये बात बिल्कुल सही है
कि मुसलमानों का जो ये फर्टिलिटी रेट है, ये NFHS 4 में 2.6 था, जो आज घट के 2.3 हो गया है। हिंदुओं का जाहिर है, हिंदुओं का भी घटा है, लेकिन वो कितना घटा है? 2.1 से 1.94 हो गया है। मतलब कि बमुश्किल तमाम 0.15 कमी हुई है। मुसलमानों की 0.3 हुई है, मतलब दूना के दर से फर्टिलिटी रेट कम हुई है हिंदुओं के मुकाबले। और ये हिंदू पूरा लिया जा रहा है, जिसमें कि सभी लोग हैं। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मुसलमान महिलाओं की फर्टिलिटी रेट तेजी से कम हो रही है, पिछले 5 वर्षों में काफी तेजी से कम। ये क्या शो करता है? ये क्या शो करता है कि वो बच्चे पैदा कर रहे हैं ज्यादा? उल्टा है, मुसलमान औरतें कम बच्चे पैदा कर रही हैं हिंदू औरतों के मुकाबले। उनका जो ये ड्रॉप है, कौन, ये बात सही है कि 1.94 है उनका, और कोई ताजुब नहीं है कि जब NFHS 6 आएगा तो हिंदू और मुसलमान लगभग बराबर के होंगे और दोनों की पॉपुलेशन कम होने की प्रक्रिया में लग जाएगी। जो अभी है उससे भी कम। मुसलमान बहुत तेजी से परिवार नियोजन पे ध्यान दे रहा है। ये, और ये आज का नहीं है, ये 20 सालों से अगर आप देखेंगे, बल्कि 30 सालों से। तो 1992, ध्यान रखिएगा, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, 1992 से 98 तक काफी तेजी से गिरा था मुसलमानों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये तेजी से गिरा था, कॉन्शियसनेस काफी तेजी से आई थी। और 2005-6 से 2015-16 तक के 10 सालों में भी काफी तेजी से कम हुआ, और अब ये लगातार कम होता जा रहा है। मतलब मुसलमान औरतों में ज्यादा चेतना आई है। और इसका अब दूसरा प्रूफ हम आपको देते हैं। कैसा लगता है जब आपको सुनने में आता है कि लव जिहाद हो रहा है? ये एक टर्म है जो कि भाजपा और उनके साथियों ने, संघ ने, सबने कर दिया। हकीकत बिल्कुल उल्टा है। आप जरा देखिए, आपने लव जिहाद कहा, आपने UPSC जिहाद कहा, आपने कहा कि उनके बच्चे अफसर बन रहे हैं, वो एक सटल तरीके से, मतलब अगर वो पढ़े तो भी गलत है, वो जिहाद कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे मान लीजिए कि वो IAS में आते हैं, तो आप कहेंगे कि वो जिहाद कर रहे हैं। ये किसका, कितनी सड़े दिमाग का ये उपज होगा कि अगर वो एकेडमिकली एक्सेल कर रहे हैं तो भी उसको हम जिहाद मानेंगे, और उसको मानेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देशद्रोह है, हिंदुओं के खिलाफ, वगैरह वगैरह। किस तरह की मानसिकता है? इसका एक नमूना देखिए, आपको ताज्जुब होगा, इतना कुछ हो रहा है। आप जानते हैं कि पिछले 6-8 वर्षों में किस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी को किस तरह से हर लम्हे पे दबाया गया। इसके बावजूद आपके लिए चौंकाने वाला ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा कहता है कि सन 2 NFHS 4, जो कि 2015-16 में था, उसमें स्कूल न जाने वाली मुसलमान लड़कियां 32% थी जो स्कूल नहीं जाती थी। 2015-16 में 32% लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। आप जानते हैं 5 साल में क्या क्रांति हुई है? तो NFHS 5 में 2019 से 21 के बीच में सिर्फ 21.9% लड़कियां अब स्कूल नहीं जाती, सिर्फ 21। जबकि हिंदुओं में उल्टा है, उनके बच्चे, उनकी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही, उनका प्रतिशत नहीं गिरा है। इन 5 वर्षों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, मुसलमान अपनी बच्चियों को मॉडर्न स्कूल्स में शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, ज्यादा तादाद में भेज रहे हैं। और हिंदू लड़कियां हमारे यहाँ, जबकि हम हर लम्हे पे कभी लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत चेतना हमने अपनी जगाई है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी अजीब वियर्ड हो गई है, लेकिन हम अपने लड़कियों को नहीं पढ़ाते। आप जरा देखिए, हिंदुओं का आंकड़ा क्या है, गौर कीजिएगा। 2015-16 में NFHS 4 का आंकड़ा कहता है कि 32% मुसलमान लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी।
उस समय 31.4% हिंदू लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 21.9% मुसलमान लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, जबकि हिंदुओं में 28.5% लड़कियां स्कूल नहीं जा रही। कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव है, कौन मॉडर्न ख्याल का ज्यादा है, कौन ज्यादा इस समय जिसका आउटलुक दकियानूसी न हो, ये कौन है, आप या वो? आप झूठ बोलते हैं। न तो वो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, न कोई लव जिहाद कर रहे हैं, न कोई यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं। ये आंकड़े आपके हैं, आपकी सरकार के। आज 28.9% मुस्लिम लड़कियां नहीं जाती है स्कूल, जबकि आपकी 28.5% लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं। दकियानूसी कौन है? किसके लिए ज्यादा कानून की जरूरत है? किसके लिए सख्ती की जरूरत है कि तुम हनुमान चालीसा छोड़ के अपनी लड़कियां पढ़ाओ? किसको ये शिक्षा दी जानी चाहिए? ये हालत है। और छोड़िए साहब, इसके आगे आइए। हिंदू औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम इस्तेमाल कर रही हैं। जरा गौर कीजिएगा। हिंदू औरतों के मुकाबले मुस्लिम औरतें मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो पहले ये फिगर थी 37.9% की, वो आज बढ़ के 49%। हर दूसरी मुस्लिम महिला मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव परिवार नियोजन के लिए यूज करती है। कौन है दकियानूसी? आप किसको आरोप लगाएंगे, किसके बारे में कहेंगे? तो आप अपनी जेहन में झांक के देखिए। जो आपके मंत्री हैं, जो हर तीसरे दिन मुसलमानों को कहते हैं कि ये आबादी बढ़ा रहे हैं और तुम भी बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे, जो आपका गेरुआ पहने वो कहता है एक मूर्ख से लोग, आप उनसे मुतासिर ना हो, वरना जहालत का वो आलम आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हिंदू गए कहां, क्योंकि ये दकियानूसी ये बना रहे हैं आपको। आप जरा सोचिए, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियां ज्यादा, और तब आप उनको रोकने के लिए हिजाब वाला प्रयोग करें। तब आपका ये हिजाब लगा के क्यों आती है? ताकि अब तो रुके कम से कम। जाहिल कौन है, अशिक्षित असभ्य कौन है? वो लड़कियां पढ़ने के लिए निकल रही हैं। आपको तो उनको स्वागत करना चाहिए कि ये लड़कियां पढ़ें, समाज में एक जो बोझ बना रहता था वो कम हो। आप अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। मुसलमान लड़कियां जब पढ़ने जा रही तो उनको आप कहते हैं कि हिजाब उतार के जाओ। चलिए साहब, आप क्या समझते हैं कि वो इससे दब जाएंगी और पढ़ना छोड़ देंगी? वो फिर भी पढ़ेंगी, क्योंकि कम्युनिटी अब ये जान गई है कि उनकी बहबूदी दकियानूसी सोच में नहीं है। आप भी इस पे गौर करें। सिर्फ हिंदू धर्म को हनुमान चालीसा पढ़ा के आप नहीं बना सकते। इसके लिए जो इनबिल्ट बोल्स्टर्स हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत है। उन खंभों को मजबूत करने की जरूरत है जिसमें दलित न मारा जाए, जिसमें दलित की बेटियां भी पढ़ें और खुल के पढ़ें, जिसमें परसिक्यूशन इस तरह से ना हो कास्ट हायरार्की के हिसाब से। जरूरत इसकी है। हिंदू धर्म में फिर से एक रिफॉर्म की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा, मुसलमान वो रिफॉर्म्स ऑलरेडी शुरू कर चुका है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक सामान्य प्रेम वाला संबंध रखें। वो मेन स्ट्रीम में आए, यह आपकी जरूरत है। आप मेन स्ट्रीम में जाएं, ये आपकी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है। लिहाजा आप फिर से डिफाइन करें हिंदू धर्म को। ये जो गेरुआ पहने घूम रहे हैं, इनके भरोसे न छोड़ें, क्योंकि तब आप वहां होंगे जहां बहुत पहले मुसलमान हुआ करते थे। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।